हेलो एवरीवन। इम्यूनोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्यूनोलॉजी में AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3, जिसमें हमने टी सेल डेवलपमेंट और सिलेक्शन पढ़ लिया था। हमें बी सेल डेवलपमेंट और सिलेक्शन अभी देखना है, उसको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। बाकी के जो छोटे टॉपिक हैं कुछ यूनिट 4 के, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये कैसे एक्टिवेट होता है उससे रिलेटेड जो पाथवे हैं वो भी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक बॉडी का ही सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम के साथ साथ चलता है। इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, इसीलिए इसका नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है। इतना ही इसके बारे में इसकी डेफिनेशन हो गई। तो और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक सिस्टम है जो प्रोटीन्स से मिलकर के बना होता है। वो प्रोटीन सीरम में प्रेजेंट होती हैं या कह सकते हैं ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स ये हमारी प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिसाइड इम्यून सिस्टम which complements or helps the immune system to fight against infection। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करता है या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में। ठीक है, अब ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है जिनको हम कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट कहते हैं, ये बता ही चुके हैं हम। तो ये जिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है वो लगभग 30 प्रोटीन्स हैं। 30 अलग अलग प्रोटीन खोजी जा चुकी हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। ठीक, और ये 30 प्रोटीन्स पूरे सीरम प्रोटीन्स का 10% पार्ट बनाती हैं। मतलब अगर सीरम में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको अगर हम कंसीडर कर लें, जितने भी प्रोटीन है सीरम में, तो उसका 10% पार्ट यही 30 की 30 सॉल्युबल प्रोटीन या कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, इनको सिंथेसाइज करता है लिवर और ये सीरम में या ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं मतलब ये हमेशा एक्टिवेट नहीं रहती हैं, ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं और जब कोई इन्फेक्शन होता है तभी एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक, तो नॉर्मल केस में ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब जब ये एक्टिवेट होंगी, एक्टिवेट कब होंगी? ये जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा या कोई बाहर से कोई सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन बॉडी में प्रवेश करेगा तभी ये एक्टिवेट हो जाएंगी। ये एक्टिवेट 3 अलग अलग पाथवे से होती हैं: क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे। ये तीनों पाथवे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं जिससे वो इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद कर सके। ठीक है, अब कुछ इनके फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं कि फंक्शन इनके क्या हैं। पहला मेन जो फंक्शन है वो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन है, जो हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं ऊपर। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ऑफ बॉडी या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, उसको पहले डिस्ट्रॉय करती है, उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करती है। इंटरफेस बिटवीन इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में काम करती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्नेट इम्यूनिटी की हेल्प कर रही है या एडेप्टिव इम्यूनिटी की हेल्प कर रही है। ठीक, या ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, ये दोनों ही इम्यूनिटी के बीच में काम करती है, दोनों ही इम्यूनिटी की हेल्प करती है क्योंकि इसका काम ही है इम्यून सिस्टम की हेल्प करना। ठीक है, तो ये इसके 3 मेन फंक्शन हो गए। अब आता है इन प्रोटीन्स का नाम कैसा होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन है। तो इनको अल्फ़ाबेट के नाम से भी डिनोट करते हैं। अल्फ़ाबेट मतलब जैसे फैक्टर बी, फैक्टर डी, इस तरीके से भी इनका नाम होता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम में भी इनका नाम होता है, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। C1 से C9 तक की प्रोटीन्स होती हैं जो एक तरह से नंबर से जिनको डिनोट किया गया है। ठीक, कुछ अल्फ़ाबेट वाइज
इनका डिनोशन हो जाता है, मतलब इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रोटीन्स कुछ होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में। इसके अलावा इसको रेगुलेट करने के लिए भी अलग प्रोटीन्स होती हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम बस इतना देखेंगे कि ये फैक्टर, ये जो प्रोटीन्स हैं जैसे C1, C2 और फैक्टर बी, फैक्टर डी, किस तरीके से इस पाथवे को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर किसका हो गया, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स का। इनको कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ही कहेंगे क्योंकि प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे C1 से लेकर के C9 तक की प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो हमने बनाया हुआ है। 6, 7, 8, 9 इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक साथ आती हैं और बाइंड हो जाती हैं। लेकिन ये पांचों प्रोटीन का स्ट्रक्चर जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैसे एक्टिवेट होकर क्या बाइंड होता है, कौन सा पार्ट, ये हमें देखना होगा। तो C1 वाली जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 डोमेन होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा वाला डोमेन होता है Q, 2 छोटे इधर R होते हैं, 2 छोटे इधर S होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हमेशा हर बार स्ट्रक्चर तो बना के हम लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना स्ट्रक्चर बार बार बनाना, इसका एक्टिवेशन दिखाना कठिन होगा। तो इसको हम ये नाम दे देते हैं C1Q R2S2। Q बड़ा है तो थोड़ा पहले लिख दिया हमने। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे कि C1Q R2S2 C1 वाली प्रोटीन है। ठीक, C2, C3, C4 और C5 ये डाइमेरिक प्रोटीन होती हैं जिसमें A और B दो डोमेन्स होते हैं। दो डोमेन्स तीनों में ही पाए जाते हैं, जिसमें से अगर C2 को छोड़ दें तो 3, 4 और 5 इन तीनों प्रोटीन में जो बड़ा वाला डोमेन होता है उसको कहते हैं B, और जो छोटा वाला डोमेन होता है उसको कहते हैं A। मतलब बड़ा वाला डोमेन क्या हो गया, C3B, और छोटा वाला C3A। ठीक, तो बड़ा वाला जो इसमें पार्ट होता है वही मेन पार्ट होता है, छोटा वाला पार्ट जो होता है वो इनएक्टिव होता है, या जब तक छोटा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट से बाइंड रहता है तब तक ये प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में रहती हैं। एक्टिवेट करने के लिए ये जो इसमें छोटा सा पार्ट है इसको काट के हटाना पड़ेगा, तभी ये एक्टिवेट हो पाएंगी तीनों ही केस में। C2 के केस में उल्टा होता है, इसमें B वाला छोटा और A वाला बड़ा डोमेन होता है। मीन C2A इसका बड़ा डोमेन है जो एक्टिवेट हो जाएगा, B वाले पार्ट को इसमें से काट के निकालना पड़ेगा। तो C1, C2, C3, C4, C5 के स्ट्रक्चर में हमें C1 का स्ट्रक्चर याद रखना है, और C2 एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें बड़ा वाला B नहीं है, बड़ा वाला A है, छोटा वाला B है। बाकी सारे में 3, 4, 5 वाले में B बड़ा है, A छोटा है। B से बड़ा ये तो हम याद रख ही सकते हैं, और A छोटा वाला पार्ट है तो कट के हट जाएगा तभी ये एक्टिवेट होंगी। ठीक है, तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जैसा कि हमने देखा था कि 3 अलग अलग पाथवे से ये एक्टिवेट होती हैं। तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन एंटर कर गया, उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड हो गई। ठीक, तो जो C1Q R2S2 वाली प्रोटीन है वो देखती है कि कोई ऐसा सरफेस है जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड की हुई है, तो ये समझ जाती है कि बॉडी में जरूर कोई दिक्कत है, तभी एंटीबॉडी आके इससे बाइंड की है, वरना एंटीबॉडी नॉर्मल बॉडी की सेल से तो बाइंड करती नहीं है। ठीक है, तो अगर इन्होंने देखा ये ब्लड में घूमती रहती हैं, इसी तरह से सीरम में ट्रेवल करती रहती हैं इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि कहीं एंटीबॉडी बाइंडेड है, ब्लड में ही कहीं इन्फेक्शन आ गया है, उससे एंटीबॉडी बाइंडेड है, तो तुरंत ये उस सरफेस से अपने आप को बाइंड करा लेती हैं। मतलब बैक्टीरिया से खुद भी बाइंड हो जाती हैं ये अपना काम करने के लिए। तो ये देखा इन्होंने कि एंटीबॉडी बैक्टीरिया के साथ बाइंड है, तो ये भी आ गई इसकी मदद करने के लिए, इसके साथ बाइंड हो गई। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे ये और सबको, अपने साथियों को बुलाती हैं, जितने भी इनके हैं C2, C3 से लेकर C9 तक सबको बुला लेंगी, सबको अपने साथ अटैच करवाती जाएंगी। सबके जो एक्टिव वाले पार्ट हैं, जो बड़े वाले पार्ट हैं, उसको अपने में ऐड करती जाएंगी, छोटे वाले पार्ट को रिमूव करती जाएंगी, और इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, जिससे बैक्टीरिया के सरफेस में एक छेद बन जाएगा, एक पोर क्रिएट हो जाएगा, और उस बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, वो मर जाएगा। ठीक, कैसे इनका सीक्वेंशियल किस तरह से ये एक एक प्रोटीन को बुलाती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी C1Q R2S2 बाइंड हुई, उसके बाद इसने C4 को बुला लिया, सबसे पहले C4 आ जाती हैं। ठीक,
C4 में दो पार्ट हैं, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, C4A C4B, जिसमें से B वाला बड़ा है, A वाला छोटा है, तो ये डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि ये इसको डिग्रेड कर देंगी और B वाले को अपने में अटैच कर लेंगी। तो जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा C1Q2R2S2 और 4B। C4B में C हम बार बार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि C हम पहले एक बार लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, C1Q2R2S2 4B, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लाइन से, पहले C4 आ गई थी, लेकिन अब क्या होगा, अब लाइन से ही आएंगी, जो भी हमारा सीक्वेंस है 2 3 इस तरह से ही आएंगी। तो अब C2 रह गई थी, तो C2 अब आ गई। C2 में C2A वाला पार्ट अब हमारा एक्टिव वाला पार्ट है, देखिए ऊपर। B वाला छोटा पार्ट है, ये कट के हट जाएगा, A वाला पार्ट ऐड हो जाएगा इसी कॉम्प्लेक्स में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, C1Q2R2S2 4B 2A, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। 4B पहले से था, 2A वाला और जुड़ गया यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम C3 कन्वर्टर कहते हैं। C3 कन्वर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये C3 पे वर्क करेगा। ठीक है, C3 कन्वर्टर C3 पे वर्क करेगा, और C3 पे वर्क करेगा तो उसको दो पार्ट में तोड़ देगा। A वाला पार्ट डिग्रेड हो जाएगा, छोटा पार्ट है क्योंकि वो, और B वाला अटैच हो जाएगा। तो इसमें हमने 3B और ऐड कर लिया है, 2A तक हो गया था, 3B हमने और ऐड कर लिया है। अब ये C5 कन्वर्टर बन जाएगा क्योंकि लाइन से सारी की सारी प्रोटीन्स को बुलाना है। तो अब C5 वाला आएगा, उसके भी A B दो पार्ट होते हैं, A वाला हट जाएगा, B वाला जुड़ जाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको कहते हैं मैक या मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसके बाद लाइन से चीज़ें नहीं आएंगी, सीधे एक साथ C6 से C9 की सारी प्रोटीन्स एक साथ आ जाएंगी और क्या करेंगी, एक जगह असेंबल हो जाएंगी। सारी की सारी प्रोटीन बैक्टीरिया के सरफेस पे इस तरीके से गोला बना लेंगी, एक घेरा बना लेंगी, और वहाँ पे एक पोर क्रिएट कर देंगी। तो पोर का जनरेशन हो जाएगा और बैक्टीरिया की लाइसिस हो जाएगी, क्योंकि अगर पोर क्रिएट हो जाएगा तो सारा मटेरियल उसका बाहर आ जाएगा, लाइसिस हो जाएगी। तो इस तरीके से उस सेल का खात्मा हो जाता है, बैक्टीरिया की सेल का। ठीक है, C1 सबसे पहले आती हैं, उसके बाद C4, फिर C2, फिर C3, फिर C5, और उसके बाद सारी की सारी एक साथ जो बची हुई हैं। ठीक, अब 5 को बुलाने के लिए मतलब C5 कन्वर्टर होता है, 3 को बुलाने के लिए C3 कन्वर्टर होता है। इसको हम C2 कन्वर्टर भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहते क्योंकि ये हर एक पाथवे में कॉमन नहीं है। ये सारे हर एक पाथवे में कॉमन है, इसलिए इनका पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। तो इसमें जो C3 कन्वर्टर है, C5 कन्वर्टर है और मैक है, ये तो सब सारे के सारे पाथवे में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिकल पाथवे हो गया जिसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब एक तरह से ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी की हेल्प करने वाली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिकल पाथवे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, ये होस्ट सेल है, हमारी बॉडी की खुद की सेल, और ये बैक्टीरिया की सेल है। तो हमारे होस्ट सेल की, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, सब में सियालिक एसिड, एक फैटी एसिड पाया जाता है जो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन होती है सेल सरफेस के ऊपर। ठीक है, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन में सियालिक एसिड हमारी बॉडी की सेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में बहुत लो होता है। तो क्या होता है, जो C3B वाली प्रोटीन थी, जो हम पहले पिछले वाले पाथवे में भी हम देख चुके हैं, C3B, ये ऑटो एक्टिवेट होके, जो ये C3 वाली प्रोटीन थी, ये ऑटो एक्टिवेट होके C3 और C3B में टूट जाती हैं, और C3B ऐसे ही ब्लड में फ्लो करता रहता है, जब उसको कोई अलग सी चीज़ दिखती है तो वो वहाँ बाइंड हो जाता है। C3B में ही ये खास बात पाई जाती है। तो C3B जो नॉर्मल अपने आप में ही एक्टिवेट हो गया था, उसने, वो जब देखता है कि कोई सेल ऐसी आई है जिसमें सियालिक एसिड बहुत कम है या ना के बराबर है, तो वो समझ जाता है कि ये अपनी बॉडी की सेल नहीं है, क्योंकि अपनी बॉडी की सेल होती तो उसमें हाई सियालिक एसिड होता, जिससे वो बाइंड नहीं कर पाता, फिसल जाता, क्योंकि सियालिक एसिड एक तरह से ऑयल टाइप की चीज़ होती है, उसके साथ ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ कम होगी या नहीं होगी वहाँ ये ईजिली बाइंड कर जाएगा। ठीक, और अपनी सहायता के लिए फैक्टर B को बुला लेगा। फैक्टर B आएंगी C3B की हेल्प करने के लिए। अब फैक्टर B के भी दो पार्ट होते हैं, B और A, दो डोमेन होते हैं। A वाला छोटा डोमेन होता है, B वाला बड़ा डोमेन होता है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, तो इनको कट करना ज़रूरी होता है। इनको कट नहीं कर पाती C3B, ये कट करने के लिए एक और फैक्टर को बुलाती हैं, D को, फैक्टर D को, जो आके इसका ये छोटा वाला पार्ट रिमूव कर सके और इसको एक्टिवेट कर सके। ठीक, तो फैक्टर D आता है, इसके छोटे वाले पार्ट को हटा देता है
और फैक्टर बी भी C3b के साथ बाइंडेड रहता है। तो हमने बना लिया कॉम्प्लेक्स क्या, C3b-BB। ये हमारा कॉम्प्लेक्स था जो यहाँ बचा रह गया। अब इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग C3 कन्वर्टर कहते हैं। C3 कन्वर्टर फिर से C3 को बुलाएगा, 2 पार्ट में तोड़ेगा और B वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। C5 कन्वर्टर बन गया, अब जैसे पहले वाले स्टेप में बना था। अब C5 कन्वर्टर C5 को बुलाएगा, A B 2 पार्ट में तोड़ेगा, B वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। अभी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर पोर का क्रिएशन होगा और बैक्टीरिया की लाइसिस होगी। तो ऑल्टरनेटिव पाथवे बहुत ही छोटा पाथवे है जिसमें हमारा फैक्टर बी और डी का इन्वॉल्वमेंट है एडिशनल, जो अभी तक हमने क्लासिकल में नहीं देखा था। तो C3b और BB जो होता है, इसमें जो पहला कंपोनेंट बनता है वही C3 कन्वर्टर बन जाता है। उसके बाद C5 कन्वर्टर और मैक, ये सारे हमने बताए थे आपको कि सब में कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। तो C3 कन्वर्टर भी बना, C5 भी बना, मैक भी बना, पोर क्रिएट हुआ और लाइसिस हो गई। मैक बनने के बाद जैसे पिछले पाथवे में हमने दिखाया था, सारी की सारी C6, C7, C8 और C9 सारी की सारी प्रोटीन आएंगी तभी पोर क्रिएट होगा। ये मत समझिएगा कि इसमें नहीं आ पाई प्रोटीन, सभी की सभी आएंगी। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव पाथवे कंप्लीट हो गया। अब आता है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन क्या होता है, लेक्टिन एक तरह की प्रोटीन होती है जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। एक तरह का लेक्टिन होता है मैनोज, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे पाया जाता है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है मैनोज जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे पाया जाता है। तो बैक्टीरिया की सरफेस पे जो मैनोज पाया जाता है उससे बाइंड होने वाली प्रोटीन को कहते हैं मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एक तरीके की क्या है, लेक्टिन है। क्योंकि लेक्टिन ही कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड हो रही हैं। मैनोज, ग्लूकोज, रेफिनोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन बैक्टीरिया की सरफेस पे मैनोज जो प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड कर जाती हैं। उसके बाद उससे एक एसोसिएटेड यूनिट होती है MASP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MBP एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस। MBP एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस ये क्या करती हैं, यही हम एक तरह से सीरीन प्रोटीएजेस यही होती हैं जो इस पाथवे की शुरुआत करती हैं। MASP को हम क्लासिकल पाथवे का जो C1Q2R2S2 था उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मतलब जो क्लासिकल पाथवे में हमारा C1Q2R2S2 काम कर रहा था वो इसमें MASP करता है। तो ये कर क्या रहा था, C4 को एक बुला रहा था और 2 पार्ट में तोड़ रहा था। ठीक, 2 पार्ट में तोड़ने के बाद 4B को अपने साथ अटैच कर ले रहा था। तो C1Q2R2S2 4B पहले बन जा रहा था क्लासिकल पाथवे में, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब ये क्या करेंगी, ये इसका काम कर रही है तो ये भी 4B को अपने साथ अटैच कर लेंगी और सारा का सारा पाथवे क्लासिकल पाथवे की ही तरह चलेगा। इसमें सारा देखिए आपका वही है, बस जहाँ C1Q2R2S2 था क्लासिकल पाथवे में वहाँ MASP आ जाएगा। MASP का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं MBP, मतलब मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज। ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म है। तो ये भी सीक्वेंशियल वे में एक एक फैक्टर को बुलाती हैं। उसके बाद मैक बन जाता है, मैक बनने के बाद C6, C7, C8, C9 सब एक साथ आ जाती हैं, C8 और C9, जिससे बैक्टीरिया में पोर क्रिएट हो जाता है और लाइसिस हो जाती है बैक्टीरिया की। तो आज हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, किन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, उनके नाम कैसे कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये एक्टिवेट करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को या इम्यून सिस्टम की हेल्प कैसे करते हैं इन्फेक्शन से लड़ने में, ये हमने देखा। इससे ज़्यादा आपका इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट में इससे यही आएगा। कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का क्वेश्चन आपका 5 या 10 नंबर में आ सकता है, तो आप पूरा पाथवे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात पूछी जाएगी तो केवल क्लासिकल पाथवे लिखेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी की बात पूछी जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी की कैसे हेल्प करता है, बाई ऑल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे। क्योंकि इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं इन्वॉल्वमेंट नहीं है एंटीबॉडीज़ का या किसी टी सेल का, तो ये एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी की हेल्प हो रही है, एडेप्टिव की नहीं। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों के बीच में काम करती हैं, इन्नेट और एडेप्टिव के बीच में किसी एक का पार्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता इनको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे साइटोकाइंस। साइटोकाइंस पढ़ने के बाद इम्यून टॉलरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।